डीएम साहिबा कुंभ के मेले में पहुंच जाती हैं। वहां पर एक नागा साधु महाराज जब उन्हें देखते हैं तो उनके चरणों में गिर जाते हैं और वहां पर रोते हुए उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे माफ़ कर दो। इधर जो डीएम साहिबा होती हैं उन्हें उठाती हैं और कहती हैं कि महाराज आप कर क्या रहे हो, आप मेरे पैरों में क्यों गिर रहे हो। बाद जब वो साधु महाराज अपने चेहरे से राख हटाता है तो डीएम साहिबा उसके चेहरे को देखकर एकदम से विचलित हो जाती हैं। दोस्तों, वो नागा साधु कोई और नहीं होता, उनका तलाकशुदा पति होता है। किस वजह से उनका तलाक हुआ था और वो कैसे नागा साधु बन गए थे, ये मैडम क्या पहले डीएम थी या उनके तलाक के बाद डीएम बनी थी। अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों की जो हकीकत की कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव होता है और यहां पर एक परिवार के अंदर पहले ही 2 बेटियां हो जाती हैं, फिर आज तीसरी बेटी और हो जाती है। दोस्तों, अब इस परिवार में खुशी तो नहीं होती, लेकिन उस बेटी को देखकर सभी लोग दुखी होने लगते हैं। जो घर परिवार वाले होते हैं वो कहते हैं कि पता नहीं हमारे भाग्य में तो बेटी ही लिखी है। लेकिन यहाँ पर जो उस बेटी की माँ होती है वो कहती है कि मेरी कैसी भी बेटी हो मैं खुद इनको पाल पोस कर बड़ा करूँगी, बेटी बेटों से कम नहीं होती। अपने पति को इस तरह से समझाती है। दोस्तों, उसके बाद उनका जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और इस लड़की का नाम कविता रखा जाता है। धीरे धीरे करके कविता बड़ी होने लगती है। जो इसकी 2 बड़ी बहनें होती हैं उनकी तो पहले ही शादी हो चुकी होती है। अब यहाँ पर कविता भी शादी योग्य हो जाती है। ये पढ़ाई लिखाई कर लेती है, BA की पढ़ाई पूरी कर लेती है। अपने पापा से यही कहती है कि पापा मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर पापा ये कहते हैं कि बेटा तू अपने घर जाकर कुछ भी करना, हम इतने ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं, हम लोग गरीब हैं, हम आपको ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते। तेरे जो ससुराल वाले हैं वो बहुत ज़्यादा धनी हैं, वो तेरे को आगे पढ़ा देंगे। दोस्तों, कविता ये विचार लेकर अपनी ससुराल में पहुँच जाती है। कविता देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। जो पति होता है उससे बहुत ज़्यादा खुश होता है और खुश होने के बाद वो आराम से उसके साथ रहने लगता है। कविता यहाँ पर अपने पति से कहती है कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर पति कहता है कि तुम्हें पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है, हमारे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, तुम यहीं पर रहो। लेकिन यहाँ पर कविता यही कहती है कि मुझे पढ़ लिख कर डीएम बनना है। अब पति एकदम से गुस्सा करने लगते हैं कि तुझे डीएम की ज़रूरत नहीं है, तू बस घर का काम कर। दोस्तों, धीरे धीरे कुछ और समय बीतता है। कविता का मन यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं लगता। कविता कई बार अपने पति से इसी बात के लिए लड़ाई करती कि मुझे आगे पढ़ने दिया जाए, लेकिन उसे नहीं पढ़ने दिया जाता। और फिर एक दिन जो उसका पति होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। उस दिन वो शराब पी कर आता है और शराब पीने के बाद वो अपनी पत्नी के साथ मार पिटाई करता है और फिर उसे घर से निकलने के लिए कह देता है। अब यहाँ पर जो कविता होती है अपने पिता को फ़ोन करती है। पिता भी यहाँ पर आते हैं, बेटी को समझाने का यत्न करते हैं। बेटी से कहते हैं कि बेटा तुम ऐसा मत करो, हम लोग गरीब हैं, तुम कहाँ जाओगी, तुम अपने घर को छोड़कर मत जाओ। तो यहाँ पर कविता कहती है कि पापा अगर मैं यहाँ से नहीं गई तो ये मुझे मार देंगे, अगर ये मुझे इस तरह से मारेंगे तो मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं आगे कुछ बनना चाहती हूँ, पापा आप मुझे यहाँ से प्लीज़ ले चलिए। तो यहाँ पर कविता अपने पापा के साथ चली जाती है और जो इसका पति होता है जिसका नाम राजेश होता है, यहाँ पर कविता का तलाक हो जाता है। अब कविता घर में रहने लगती है, अपने पापा से कहने लगती है कि पापा मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। तो पापा यहाँ पर कहते हैं कि बेटा अगर तेरी ऐसी इच्छा है तो ठीक है, तू पढ़ाई कर ले। फिर यहाँ पर पापा उसे एक अच्छे से इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिला देते हैं और उसके बाद कविता यहाँ पर अपनी जी तोड़ पढ़ाई करने लगती है। पहली बार जब यहाँ पर उसका टेस्ट होता है तो उसमें वो फेल हो जाती है, मायूस होती है। यहाँ पर उसके साथ एक लड़का और पढ़ाई किया करता है जिसका नाम रवि कुमार होता है। रवि कुमार देखने में बहुत ही अच्छा होता है, बहुत धनी परिवार से होता है। वो कविता की यहाँ पर हर तरह से मदद करता। कविता भी फेल होती है, रवि भी फेल हो जाता है। दोस्तों, फिर यहाँ पर कविता का मन तो बिल्कुल टूट ही चुका था कि अब हमारे पापा पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे तो मैं अब नहीं पढ़ पाऊंगी। लेकिन यहाँ पर रवि उसे सांत्वना देता है और कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पैसे खर्च करूँगा। उसके बाद रवि उसे पैसे देता है और कहता है कि तुम अपनी पढ़ाई अच्छे से करो। रवि भी अपनी पढ़ाई करने लगता है। लेकिन जब अगली साल का जो टेस्ट होता है उसमें कविता यहाँ पर पास
हो जाती है और पास होकर वो एक डीएम के पद पर नियुक्त हो जाती है। इधर जो रवि होता है वो फिर से फेल हो जाता है। अब रवि का मन उदास होने लगता है। कविता उससे कहने लगती है कि तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर डीएम बन चुकी हूँ, तो मानो तुम ही डीएम हो, तुम फिर से मेहनत करो, दोबारा से तुम भी डीएम बन जाओगे। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर रवि फिर मेहनत करने लगता है। एक दिन का वाक़या होता है जब कविता, रवि और इनके कुछ और साथी होते हैं, सभी के सभी लोग कुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। पर पहुंचने वाले होते हैं उससे पहले यहाँ पर जो डीएम मैडम होती है उनके सामने एक नागा साधु आकर बैठ जाते हैं। अब नागा साधु को देखकर यहाँ पर डीएम मैडम एकदम से चौंक जाती हैं कि ये साधु मेरे चरणों में क्यों आकर बैठ गए। वो कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तभी अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाऊंगा। तो यहाँ पर मैडम कहने लगती हैं कि क्या हो गया तुम्हें महाराज, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं भला आपको माफ़ करने वाली कौन होती हूँ, आप तो साधु हैं, आपको माफ़ करने वाला तो कोई भी नहीं है, आप तो दुनिया को अच्छे अच्छे संस्कार देते हैं। साधु के भेष में होते हैं, वो अपना यहाँ पर जो राख उनके चेहरे पर लगी होती है उसे हटाते हैं। जब कविता उसके चेहरे को देखती है तो उनका चेहरा बिल्कुल समझ में आ जाता है कि ये चेहरा तो उसके तलाकशुदा पति का है। अब यहाँ पर कविता पूछने लगती है कि तुम तो राकेश हो ना। तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ हाँ मैं राकेश हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने जो तुमको छोड़ दिया, मुझे माफ़ कर दो। मैं अब यहाँ साधु के भेष में भी सुखी नहीं हूँ क्योंकि मुझे वो बातें आज भी काट रही हैं। तुम तो यहाँ पर इतना अच्छा पद हासिल कर चुकी हो, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टूट चुका हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मेरे माता पिता की भी मौत हो चुकी है। यहाँ पर जो कविता होती है उससे पूछने लगती है कि तुम्हारे पास तो इतना धन दौलत था, इतनी सारी जमीन जायदाद थी, और तुमने उस सब का क्या कर दिया। तो यहाँ पर जो राजेश होता है रोते हुए कहने लगता है कि तुम्हारे जाने के बाद हमारी जो किस्मत है मानो लुट सी ही गई। उसके बाद हर काम में हमें घाटा होता चला गया और कुछ ही दिन के बाद मेरे पापा को अटैक आ जाता है। अटैक की वजह से उनकी मौत हो जाती है और फिर माँ भी उनके वियोग में ज़्यादा दिन नहीं जी पाती, माँ भी फिर मर जाती है। अब मैं घर पर अकेला रह जाता हूँ, मेरा दिमाग इस तरह से ख़राब हो जाता है, मैं सोचने लगता हूँ कि मैं करूँ तो क्या करूं, मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ है। अगर मैं सही रहता, अगर ठीक तरह से तुम्हारे साथ व्यवहार करता, तो मैं आगे पढ़ने लिखने की आज्ञा देता, तो शायद आज मेरे साथ में ऐसा नहीं होता। मैंने तुम्हारे साथ में बहुत गलत किया, तुम्हें धक्के देकर घर से भगाया था, इसलिए मेरे साथ में ऐसा हुआ। तो यहाँ पर कविता उससे कहने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये परमात्मा की करनी है, परमात्मा ऐसा ही चाहते थे। अगर मैं तुमसे अलग नहीं हो पाती तो शायद मैं आज डीएम नहीं बन पाती, लेकिन आज जो भी कुछ हूँ मैं सब परमात्मा के आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरे साथ जो लड़का खड़ा हुआ है इसका नाम रवि है और कुछ दिन के बाद मैं रवि के साथ ही शादी करने वाली हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो साधु के भेष में इनके तलाकशुदा पति होते हैं वो कहने लगते हैं कि आप किसी के साथ भी शादी कर सकती हो, क्योंकि मैंने तो संन्यास ले लिया, मैं तो अब सन्यासी बन चुका हूँ, मुझे अब शादी नहीं करनी। लेकिन मैं इस चीज़ के लिए अंदर ही अंदर घुट रहा था कि मुझे आप कब मिलो और कब मुझे आपसे माफ़ी मांगने का मौका मिले। आज मुझे ये मौका मिल चुका है और ऐसी पावन जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ, आप मुझे प्लीज़ यहाँ पर माफ़ कर दीजिए। दोस्तों अड़ोसी पड़ोसी जो वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं वो भी यहाँ पर साधु महाराज की पूरी कहानी को सुनकर एक बार के लिए बहुत ही ज़्यादा विचलित हो जाते हैं और यहाँ पर जो मैडम होती है उससे कहते हैं कि मैडम अब तो इन्हें माफ़ ही कर दो तो ही बेहतर होगा। दोस्तों यहाँ पर कविता उनको उठाती है और उठाकर कहती है कि आप जिस भेष में हो इसमें माफ़ी नहीं मांगी जाती, इसमें आशीर्वाद दिया जाता है। मैं आपके चरण स्पर्श करती हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने कामकाज को अच्छे से आगे करूँ। दोस्तों यहाँ पर जो पति होता है उसका तलाकशुदा, वो उसे आशीर्वाद भी देता है और अपनी खुद की गलती का एहसास भी करता है। उसके बाद जो रवि होता है वो यहाँ पर कविता को लेकर और उनके साथी जो और होते हैं वहाँ पर कुंभ में स्नान करने के बाद वहाँ से वापस अपने कामकाज के लिए आ जाते हैं। और उसके बाद जो रवि होता है फिर जो टेस्ट होता है उसको बड़े अच्छे अंकों से पास कर लेता है और फिर रवि भी यहाँ पर डीएम बन जाता है। अब यहाँ पर कविता और रवि की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है। उसके बाद दोनों अलग अलग ज़िले में कलेक्टर होते हैं और दोनों अलग अलग ज़िले में अपने कामकाज को करने लगते हैं। दोस्तों आज इनके चर्चे हर जगह होते हैं क्योंकि जो डीएम मैडम है वो कभी भी महिलाओं पर कोई भी अत्याचार सहन नहीं कर सकती। वो जब भी कहीं भी महिलाओं पर कोई अत्याचार होता है तो वो खुद वहाँ जाकर खड़ी हो जाती हैं। दोस्तों इसी तरह से रवि भी हैं, वो भी अपने कामकाज को बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की एक भावपूर्ण कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर
करके जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,